+1 फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड। आज हम क्या करेंगे? फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक साइंस। तो आज हमारा टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले इसमें है व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? क्या है फिजिक्स? तो मैंने ये शब्द लिखा, कौन सी लैंग्वेज है ये? कौन सी लैंग्वेज है? सही पहचाना, ये कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज है दोस्तों, ग्रीक लैंग्वेज। आप कहोगे कि इस लैंग्वेज का फिजिक्स के साथ क्या लिंक है? तो बहुत लिंक है। इस शब्द का मतलब होता है नेचर। इस ग्रीक शब्द का मतलब क्या होता है? नेचर, जो कि हमारी फिजिक्स के साथ एसोसिएटेड है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो आई थिंक आपको थोड़ा मोटा क्लू मिल गया है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जैसे रेन हुई, रेन के बाद स्काई में हमने देखा एक ब्यूटीफुल रेनबो। तो छोटा बच्चा पूछे कि ये रेनबो ये है क्या? बैंड ऑफ 7 कलर। ये क्यों लगा? इसके कई कारण हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। क्या है ये? नेचुरल फिनोमिना है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो फिजिक्स जो है वो नेचुरल फिनोमिना और नेचर को स्टडी करने की साइंस की ब्रांच है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फिजिक्स। टाइप्स ऑफ फिजिक्स। टाइप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो दो टाइप्स की है। एक तो है मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मींस द स्टडी ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट जिनका साइज बड़ा है। मैक्रो मींस बड़ा। माइक्रोस्कोपिक मींस छोटी चीजें, सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर हम बड़े ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं और इसको क्या कहते हैं? क्लासिक फिजिक्स। क्लासिक फिजिक्स। जैसे डांस की ओल्ड फॉर्म होती है क्लासिक डांस, तो ये फिजिक्स की पुरानी ब्रांच है। तो ये 1600 BC से पहले की जो फिजिक्स है, द फिजिक्स विच डेवलप बिफोर 1600 BC, दैट फिजिक्स इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। Microscopic physics is also known as quantum physics. Is also known as quantum physics. It also known as modern physics. इसको modern physics भी कहते हैं। The physics which develop after 1600 BC, वो फिजिक्स जो 1600 BC के बाद में डेवलप हुई है उसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है है लॉज ऑफ फिजिक्स। ऑन कर लिया गई? लॉज ऑफ फिजिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जो लॉज हैं, साइंटिस्ट ने इनको 2 पार्ट्स में स्टडी किया। वन इज यूनिफिकेशन। वन इज यूनिफिकेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शनिज्म। नाम से ही पता चल गया है। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनाइट करना। यूनाइट करना, छोटी छोटी चीजों को हमने जोड़कर एक बड़ा ला बना दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। कई फिनोमिना जैसे फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल,
एप्पल का गिरना। द रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कई डिफरेंट फिनोमिना हैं, उनको हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। साइंटिस्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी का सलूशन क्या हो, एक हो। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। स्टीफन हॉकिंग आपने सुना होगा, लेट है अब वो, उनकी डेथ हो चुकी है। द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने एक थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। वो चाहते थे कि एक ऐसा लॉ विकसित किया जाए जो जितनी भी साइंस के लॉज हैं उसको क्या कर दे, वो इकट्ठा कर दें। तो उसको क्या कहते हैं, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। काफ़ी काम हो चुका था इस पे, लेकिन बाय चांस उनकी डेथ हो चुकी है तो ये बीच में रह गया, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों का हमने एक ऐसा सोल्यूशन दे देना जो सभी पे एप्लीकेबल हो, इक्वली एप्लीकेबल हो। ऑन द अदर हैंड रिडक्शनिज्म में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास क्या एक बुलेट है, क्या हमारे पास बुलेट है। तो जहाँ पर क्या है, हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम, और ये बुलेट आया और ये पेंडुलम से स्ट्राइक कर गया। तो इसकी जो एनर्जी है, बुलेट की जो कौन सी एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जहाँ पर कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी किनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो किनेटिक एनर्जी जब स्ट्राइक करेगी तो ये मेटालिक बॉब ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि ये कितनी हाइट पे गया, ये कितनी हाइट पे ये गया। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ेंगे। तो जहाँ पर आके हम कंसंट्रेट करेंगे कि कितनी एनर्जी इस पे लगी और कितनी हाइट इसने अटेन की, तो छोटा पार्ट लेंगे हम, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़े करके उनको सोल्व करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो दो प्रकार की हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स जो है सब छोटी छोटी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन दे देना, और रिडक्शनिज्म में एक बड़ी कम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटे छोटे पार्ट्स में करके स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें तो फिजिक्स की औकात, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है, जनरली ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज क्वीन। और जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है उन्होंने नाराज नहीं होना, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत ही स्कोप है। लेकिन ये एक प्रोवर्ब यूज की जाती है कि फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस एंड मैथ इज क्वीन। तो फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। हमारे पास क्या है, साइंस है, साइंस। हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, टेक्नोलॉजी। तो ये किसके लिए काम आएगी, सोसाइटी के लिए। किसके काम आएगी ये, सोसाइटी के काम आएगी। जैसे हमने अभी देखो कोरोना वायरस, कोरोना जिसको क्या बोलते हैं, कोविड-19।
तो आज हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, डिफरेंट हमारे पास किट है, डिफरेंट हमारे पास मेडिसिन है, ताकि हम उसका यूज़ करके कोरोना वायरस को किल कर दें, जिससे सोसाइटी को क्या हो, फायदा हो। तो उसी तरह से एग्जाम्पल है, जैसे हमने स्टडी किया किसको, सेमीकंडक्टर को स्टडी किया। सेमीकंडक्टर में क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इनको जब हमने स्टडी किया तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने इनका यूज़ किया, तो क्या बन गया हमारे पास, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिसके आज हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एलईडी है, एलईडी टीवी है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया तो वो सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया। जैसे कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद है, तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। आजकल जूम ऐप का यूज़ कर रही है, जूम ऐप, जहाँ हम यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रही हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, सोसाइटी को इसका फ़ायदा हो गया। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स इज किंग ऑफ ऑल द साइंसेस एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन। तो फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, उसके बाद हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, फिजिकल वर्ल्ड का, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड इज weak nuclear force, and fourth is strong nuclear force। तो चारे हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करेंगे अभी हम, ग्रेविटेशनल फोर्स को, कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 क्या हैं, ऑब्जेक्ट है। 9th में पढ़ा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास है m1 एंड m2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d। तो इनके बीच में एक फोर्स होगी, वो फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव। 2 मास हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, g m1 m2 बाई d स्क्वायर से अट्रैक्ट करती हैं। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, दिस इज वेरी वीक फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स है। इन चारों फोर्सेस में से सबसे जो वीक फोर्स है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। रेंज इसकी बहुत ही ज्यादा है, रेंज इज वेरी लार्ज। ये मास पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो सन और अर्थ है, दोनों का मास बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही दूर है एक दूसरे से, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन दोनों में फोर्स है, तो इसकी रेंज सबसे ज्यादा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। सेंट्रल फोर्स है, ये हमेशा कहाँ पे एक्ट करती है, सेंटर पे, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, सेंट्रल फोर्स कह देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर एंड इट ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मास। नो डाउट दिस फोर्स इज ए वीक फोर्स बट इट्स रेंज इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा जो रेंज है मैक्सिमम वो किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 2 चार्जेस, मास की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज आ जाएगा, Q1 Q2। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, F।
अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये रिपल्सिव होगी, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो ये रिपल्सिव होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव होगी। तो ये एफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। और कितनी वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज के कारण होती है, Q1 एंड Q2। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, वही है, इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, वही है। पहली जो प्रॉपर्टी है कि ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक्टिविटी से भी समझाएंगे आपको। सेकंड, ये जो फोर्स है इसकी रेंज जो है, रेंज स्मॉलर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से छोटी है ये, सेंट्रल फोर्स है ये, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। बाकी सभी प्रॉपर्टी हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है कि ये हमारे पास एक मार्कर और एक डस्टर है, इनको हमने रख दिया तो ये इनका मास है लेकिन मास बहुत कम है, तो ये देखो इनमें कोई फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन निग्लिजिबल स्मॉल है। अगर हम इस मार्कर को हम सिर पे घिसा दें तो इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाएंगे तो अब ऑब्जेक्ट जो होगा, मिट्टी जो होगी या कागज जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब दो चीज़ों को हमने रखा, उनमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं है, कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं है। लेकिन अगर इसको रब करके हम किसी बालों के पास ले जाएं या हम मिट्टी के पास ले जाएं या हम कागज़ के पास में लेके जाएं तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो फोर्स है ये वीक होती है। एनसीईआरटी में इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियॉन्स के अंदर होती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है। दो प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस है ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है वो भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम बेसिक फंडामेंटल पढ़ें कि एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्जन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं तो न्यूक्लियस तो फट जाना चाहिए, तो वो फट जाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण वो आपस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, बंधे होते हैं। बाइंडिंग फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस को बांधे रखती है। तो क्यों बांधे रखती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। फिर कई बच्चे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स होती है, नहीं होती। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती है, निग्लिजिबल स्मॉल हो जाती है, निग्लिजिबल स्मॉल हो जाती है। तो ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन द नेचर, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसकी रेंज सबसे कम है। रेंज क्या है इसकी, बहुत ही कम, बहुत ही कम। दो प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे अगर उनमें गैप बहुत ही कम है, और जैसे ही गैप ज़्यादा हो जाएगा तो ये फोर्स खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज जो है सबसे कम है, बहुत ही कम रेंज है। थर्ड, ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। और ये क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। क्या है ये,
नॉन सेंट्रल फोर्स है, ये सेंटर पे एक्ट नहीं करती। मींस इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स का जो बिहेवियर है वो इन दोनों फोर्सेस से क्या है, बहुत ही अपोजिट है, बहुत ही अपोजिट है। अब बात करते हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की। तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लें या दो प्रोटॉन के बीच में लें। तो जनरली हम इसको कहते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, 10 की पावर 13 है, 10 की पावर 13 है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितनी है, 10 की पावर 36 है। और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स कितनी है, 10 की पावर 38 है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस बनाएं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे वीक फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे वीक फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद सबसे वीक फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका जो रेशो है ये एग्जैक्ट रेशो नहीं है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर के लिए अलग होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए अलग होगा। जनरली इनकी जो रेशो है वो मैंने गिवन दी है आपको। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 2 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 पे क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी के साथ +1 फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड जो है ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। तो आशा है कि ये आपको समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा माय साइंस ट्यूटोरियल ग्रुप, यूट्यूब ट्यूटोरियल ग्रुप डायनेमिक साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। थैंक यू एंड हैविंग अ नाइस डे। थैंक यू।